स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं। हिंदी में बेसिक क्या होता है। सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ने के लिए हमें भाषा यूज करनी होती है कि भाषा के बारे में जानना होता है कि भाषा होती क्या है। दरअसल पहले जमाने में लोग सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा उसके बारे में। तो पहले लोग क्या करते थे, वहां पे इशारों के माध्यम से समझाया करते थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रात्मक शैली और भाव चित्रात्मक शैली यानी भावों के द्वारा समझाया जाता था, वैसे ही अब उसकी थोड़ी थोड़ी प्रगति होने के कारण क्या हुआ, भाषा का यूज हुआ। तो भाषा से क्या करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहती है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से मिलकर बना है। किस धातु से मिलकर बना है, भाष्य धातु से मिलकर बना है। भाष्य धातु का मतलब होता है प्रकट करना। भाष्य का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, यानी अपने विचारों को दूसरों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करना, यानी उसके विचारों को समझना, सोचना, समझना, फिर व्यक्त करना, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब भाषा के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण से सबसे छोटी यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो मौखिक रूप जैसे यानी उसको बोलकर प्रकट कर सकते हैं सिर्फ, वो क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। अगर इसी का हम लिखित रूप ले लें तो वो हमारी क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। लिखित रूप का मतलब हम उसको बोलकर प्रकट करते हैं, फिर उसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो पाणिनि ने कहा है कि अपनी पुस्तक में जिसको बोलकर प्रकट करेंगे वो तो कहलाएगी ध्वनि, और उसको लिखित रूप में व्यक्त करेंगे वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे मान लो कि सबसे छोटा बच्चा होता है, वो जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या करना सीखता है, वर्ण विचार बोलना सीखता है। तो यानी वर्ण माला जो बोलेगा उससे पहले क्या करेगा, वो अ बोलेगा। सबसे पहले लोग बोलते कि माँ बोलता है, पर माँ एग्जैक्टली माँ नहीं बोलना पड़ता वो, क्योंकि माँ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका गला है ना परिपक्व होना चाहिए। गला बोलने के लिए उसके सबसे पहले क्या बोलना चाहिए, उसको स्वर बोलना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, स्वर बोलता है, यानी ध्वनि निकालता है। तो ध्वनि निकालकर उसका जो लिखित रूप रहेगा, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर मौखिक बोले तो ध्वनि, अगर लिखित रूप बोले तो वो कहलाएगी वर्ण कहलाएगा। वैसे ही ध्वनियां कितनी होती है, टोटल ध्वनियां 52 होती है, और आज हम 52 ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। 52 ध्वनियां होती है। 52 ध्वनियों में सबसे पहले हम मान ले छोटा वर्ण, सबसे छोटी इकाई हमने समझा, इसको क्या समझा है, सबसे छोटी इकाई समझी हमें। तो वर्ण कितने होते हैं, टोटल 44 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44 होते हैं वर्ण। अब वर्ण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। अब हमें पढ़ना है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर सबसे पहले हमें समझने होते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं, 11। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आ ई ये सब क्या है, व्यंजन। और जो क ख ग होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी आ ई वो तो होते स्वर, और क ख ग होते हैं वो है व्यंजन है। ठीक है, तो स्वर सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, एक तरह से जो इकाई यानी जो ध्वनि है, ध्वनि को बिना किसी और की सहायता से यानी बिना किसी और की सहायता से पढ़े या बोले या लिखे तो वो क्या कहलाएगा, स्वर। यानी किसी और इकाई की मदद ना लेकर हम जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो क्या कहलाती है, स्वर कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और एक बच गया रे। ठीक है, हमें देखो अभी कितने हो गए, 11 हो गए ना टोटल। तो ये 11 हमें क्या है, स्वर पढ़ने होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो अ होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। अ होता है उसकी कोई भी
मात्रा नहीं होती, बट उसको स्वर में हम काउंट करते हैं। और बच गए हमारे पास दो, अंग और अह। उनको हम स्वर में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अयोग्य वाहक होते हैं, इनको हम स्वर में काउंट नहीं करते। अब सबसे पहले स्वर को जानने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके दो टाइप जानेंगे कि जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, पर हम तीसरा जो यूज है ना वो नहीं लेते क्योंकि प्लुप्त होता है, वो प्लुप्त का यूज हम नहीं करते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उसको मूल स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है। और जो दूसरा होता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, दीर्घ यानी बड़ा। और जो थर्ड होता है उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। छोटा मतलब कि जिसकी हमें छोटी मात्रा पता चले, जैसे अ, ई, उ और री। ये सब क्या होते हैं? छोटे। यानी इनको बोलने में ज्यादा इनको बोलने में ज्यादा जोर ना आए, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में ज्यादा अधिक टाइम लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने में कम टाइम लगे वो कहलाते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में जो बच गए ये 4 हो गए, और दीर्घ स्वर में जो बच गए 7 वो इसमें आ जाएंगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर, क्योंकि इनको बोलने में इनकी मदद लेनी होती है, इसलिए इनको ज्यादा टाइम लगता है, तो ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर के मतलब होता है, हमने कभी ये वाला उच्चारण में ये पढ़ा होगा, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम ओम लिखते हैं तो इसका यूज करते हैं, तो ये जो मात्रा जो दे रखी होती है, यानी कि इसको हम इसकी सहायता से बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्लुप्त स्वर कहलाएगा। यानी एक तरह से ऐसे समझो कि मूल जो स्वर होते हैं ना उनको एक मात्रिक बोला जाता है, मूल जो स्वर होते हैं ना उनको एक मात्रिक बोला जाता है, और दीर्घ स्वर होते हैं उनको द्विमात्रिक बोला जाता है। और जो प्लुप्त स्वर होते हैं उनको त्रिमात्रिक बोला जाता है। त्रिमात्रिक का मतलब इसमें 3 मात्राओं का या 3 से अधिक मात्राओं का यूज लेना होता है, उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जिसमें 2 मात्राएं लगती है उसमें दीर्घ स्वर बोला जाता है, जिसमें 1 मात्रा का यूज होता है उसे मूल स्वर कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब स्वर तो हमें पता चल गया कि बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, बिना ध्वनि, एक ही ध्वनि का यूज होता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन सबसे पहले पढ़ना होता है, यानी कि व्यंजन 33 होता है। कितने होते हैं? 33 होता है, 33। अब व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, उनमें स्वर की मदद लेनी होती है। जैसे समझो, जैसे मैंने क लिखा है, तो ये क है ना, अपने आप में नहीं बना है, इसको पूरा नहीं बोला जाएगा, इसमें क यानी स्वर की भी सहायता ली जाएगी। जैसे क और अ, क और अ मिलकर ही क्या बनता है? क बनता है। क्योंकि जब तक आधा क हलंत लगा देंगे तो ये आधा बोला जाता है, इसके साथ अ मिल जाता है तो ये क बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है? क बन जाता है। वैसे अब हमें स्वर के व्यंजन के बारे में पता करना है। तो व्यंजन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला जाता है, स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला जाता है। उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं क वर्ग, फिर च वर्ग। वर्ग का मतलब उसमें उसके पांचों, ठीक है। त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न।
वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे जो च वर्ग से लेके प वर्ग यानी क से लेके जो म तक होते हैं इनको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्या बोला जाता है? हमको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, उनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जो चार बच जाते हैं यानी य, व, र और ल, य और ल, उनको किनकी सहायता से बोला यानी उनके स्वर आधे स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है अंतस्थ। क्या बोला जाता है उनको? अंतस्थ। अब जो बच जाते हैं चार वो हो जाते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब श, श, स और ह, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये चार, ये 33, तो टोटल देखो 5 और 5 यानी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इनके जोड़े हैं तो 5 और 5 कितने हो गए? यानी ये हो गए 25, 4 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 29, 29 और 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? हमने 33 व्यंजन पढ़ लिए हैं, 33 व्यंजन पढ़ लिए हमने, तो स्वर कितने थे? 11, तो टोटल कितने हो गए? 44 यानी 44, पूरे वन कितने हो गए? 44। परंतु हमें ध्वनियाँ कितनी पढ़नी है? ध्वनि हमें पढ़नी है वो है 52। कितनी ध्वनियाँ पढ़नी है? हमें 52 ध्वनियाँ पढ़नी है। 52 ध्वनियाँ जाने के लिए हमें 44 तो वर्ण निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम? 52 ध्वनियों के निकाल लें। अब जो मैंने बोला था कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ हमने छोड़ दिए, जैसे वो आपने बोला वो संयुक्त व्यंजन क्या है, तो हमने छोड़ दिए, वो सारे क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे इनके बाद में हमने क्या छोड़ दिया? श्र, त्र और ज्ञ, और एक ये वाला श्र और आता है, ये सारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इनको हम किसी और की मदद से यानी जोड़कर बोला जाता है। तो ये वाला श जो होता है वो क और श से मिलकर बनता है। ये वाला जो श होता है क और श, षटकोण वाले श से मिलकर बनता है। ये वाला जो त्र है वो किससे मिलकर बनता है? त और र से मिलकर बनता है, त्रस। ठीक है, अब ये वाला जो ज्ञ है, ये वो ज से और य से मिलकर बनता है, और ये वाला जो श है वो श और र से मिलकर बनता है, श। ठीक है, ये चारों हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो 44 और ये चार कितने हो गए? 48 हो गए। अब 48 निकालने के लिए 48 निकाल लिए। अब हमने बोला है कि ये वाला ड और ये वाला ढ ये भी संयुक्त, ये भी वर्णों में आता है, तो ये कितने हो गए? 48 और 2 कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50। अब दो हमने स्वर में छोड़े थे बाकी, तो वो दो कौन से हैं? अंग और अह। वो दोनों कौन से हैं? अंग और अह। इनको वर्णों में यानी ध्वनियों में काउंट कराया है, परंतु वर्ण विचार में काउंट नहीं कराया। तो ये दो ये यानी 4 ये हो गए, तो 44 या 50 हो गए। 50 में 2 और जो ऐड कर दिया हमने, वो कितने हो गए? 52। तो हमारे पास कितनी ध्वनियाँ होगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।